यस। हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर 6, बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर कंटिन्यूड। हमने लास्ट क्लास तक सेक्शन 35 स्टडी कर लिया था, 33 ए बी ए एंड सेक्शन 33 ए के बाद हमने 35 भी कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 35 ए नाउ section 35 ABA, that is spectrum fee, and section 35 ABB। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस के प्रोविजन मोर और लेस सेम है, एक स्पेक्ट्रम फी के लिए और एक टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए। बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 35 ए, सेक्शन 35 ABA and ABB, section 35 ABA, that is for spectrum fee, and section 35 ABB, that is for telecommunication license। देखिए, जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में है, जैसे आपका जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो इन कंपनियों को एक लाइसेंस लेना पड़ता है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई से, और तभी ये ऑपरेट कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया। तो इसके लिए फ़ी पे करनी होती है। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं, या आप ले रहे हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो आपको एक लाइसेंस फ़ी पे करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दैट इज ट्राई को। और इस लाइसेंस फ़ी को जो आप पे करेंगे, ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट, 100 करोड़ 200 करोड़ लाइक। तो इस केस में जो लाइसेंस फ़ी आप पे करेंगे, इसकी डिडक्शन आपको मिलेंगी बीइंग ए बिजनेस एक्सपेंस। लाइसेंस फ़ी की डिडक्शन आपको मिलेगी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पर असेसी इन्हें वन गो पेमेंट ना करे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे। से 100 करोड़ का लाइसेंस है, 20 करोड़ एवरी ईयर पे करेगा, मीन्स 5 साल में पे करेगा इसको ऐसे ऐसे। और से लाइफ भी लाइसेंस की 5 ईयर्स है, ठीक है ना, लाइसेंस की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स है। तो यहाँ पर डिडक्शन देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसको ऐसे मान के चलना है जैसे गवर्नमेंट ड्यू है। गवर्नमेंट ड्यू की डिडक्शन तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। ये बड़ा प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक लॉ है कि जब तक आप पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक आपको गवर्नमेंट ड्यूज की डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने 20 करोड़ पे कर दिया, तो अब फर्स्ट ईयर में पूरी 20 करोड़ नहीं मिल जाएगी आपको डिडक्शन। आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, पेमेंट करोगे तभी डिडक्शन मिलेगी। दूसरी बात, कंसिडरिंग द लाइफ ऑफ द लाइसेंस। तो यहां पर इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, लाइसेंस की लाइफ है 5 ईयर्स, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, और 4 करोड़ रुपए आपको ऐसे 5 साल में मिलेगी डिडक्शन। 4 करोड़ फर्स्ट ईयर, 4 करोड़ सेकंड ईयर, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरह से। फिर मान लीजिए सेकंड ईयर में आप पे करते हैं, सेकंड ईयर में फिर आपने 20 करोड़ पे किया, ठीक है, तो अब लाइफ कितनी रह गई इंक्लूडिंग सेकंड ईयर, 4 ईयर्स। तो 4 से भाग करेंगे तो ये फर्स्ट ईयर में तो 4 करोड़ मिलेगी, सेकंड ईयर में 5 करोड़ ये मिलेगी, और 4 करोड़ ये मिलेगी, टोटल 9 करोड़। इस तरह से 5 करोड़ फिर अगले 3 साल और मिलेगी। तो कीपिंग लाइफ ऑफ लाइसेंस इन माइंड एंड द पेमेंट, दो बातें ध्यान रखनी है आपको फॉर टेकिंग डिडक्शन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है लॉजिकल। अगर लॉजिकली आप इसे समझ लें तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आइए जरा प्लीज, कहता है सेक्शन 35 ABA, स्पेक्ट्रम फी। Any capital expenditure incurred for acquisition of any right to use spectrum for telecommunication services shall be allowed when the payment is actually made. Consider it like a government due. गवर्नमेंट ड्यू की डिडक्शन तब तक नहीं मिलती जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते, ये प्रिंसिपल है। When the payment is actually made, और ध्यान क्या रखना है, कीपिंग इन माइंड द लाइफ ऑफ स्पेक्ट्रम, कितने साल के लिए आपको दिया जा रहा है उसको ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए जरा, ध्यान रखना है क्या, पॉइंट नंबर ए, इन केस पेमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फी मेड बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस कॉमेंस करने से पहले पेमेंट कर दी है, तो डिडक्शन उसी साल से स्टार्ट होगी जब आप बिजनेस कॉमेंस करेंगे। मान लीजिए मैंने पेमेंट कर दी, 2 साल बाद मुझे लाइसेंस मिल रहा है, तो मुझे डिडक्शन तब से मिलनी स्टार्ट होगी जब से मैं बिजनेस को कॉमेंस करूंगा। पॉइंट नंबर बी, इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर,
द ट्रांसफरी एलिजिबल टू टेक डिडक्शन एज नो अमलगमेशन और डीमर्जर टेक प्लेस। ऐसा माना जाएगा कि कोई अमलगमेशन डीमर्जर नहीं हुआ, ट्रांसफरी उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, ट्रांसफरी को वो डिडक्शन मिलेगी। अगर अमलगमेशन डीमर्जर होता है तो ट्रांसफरी रिमेनिंग जो डिडक्शन होगी वो क्लेम करेगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है एकदम। नाउ सेक्शन 35A टेलीकम्युनिकेशन फी, प्रोविजन फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A आर सेम एज स्टेटेड इन 35ABA, मीन्स अगेन पेमेंट एंड लाइफ ऑफ लाइसेंस, दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, बिजनेस कमेंस करने से पहले अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन फी पे कर दी तो आपको डिडक्शन उस ईयर से मिलनी स्टार्ट होगी जिस ईयर में आप बिजनेस कमेंस करेंगे। अमलगमेशन डीमर्जर होता है तो ट्रांसफरी विल क्लेम द डिडक्शन। अब इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझिए जरा प्लीज आप। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है या स्पेक्ट्रम है, क्योंकि दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। 1,00,000 रुपए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस कितनी है, 1,00,000 रुपए। लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। लाइफ कितनी है लाइसेंस की, 5 ईयर्स। कब परचेज किया है, 1/4/2021 को। पेमेंट कैसे की है, 1/4/21 को पेमेंट की है 20,000 की। फिर 31 मार्च 22 को पेमेंट की है 20,000 की। फिर आपने 1/4/2023 को पेमेंट की है 40,000 की। फिर आपने 1/4/2024 को पेमेंट की है 20,000 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है बेसिकली। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35ABA एंड या सेक्शन 35ABB फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स। कितनी कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको, सभी असेसमेंट ईयर की डिडक्शन कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में, पहला प्रीवियस ईयर 21-22 है, 21-22 में कितनी पेमेंट की है बताइए। आपने 21-22 में पेमेंट की है 40,000 की। ये पेमेंट भी 21-22 में, ये पेमेंट भी 21-22 में, दोनों पेमेंट को टोटल कर लेंगे। फिर आपने 22-23 में कितनी पेमेंट की है, कोई पेमेंट नहीं की है, 0 पेमेंट। फिर आपने 23-24 में कितनी पेमेंट की है, 40,000। फिर आपने 24-25 में कितनी पेमेंट की है, 20,000। आप ये समझ गए कैसे कैसे पेमेंट निकाली हमने। 21-22 में 40,000 रुपये की पेमेंट की है, 22-23 में कोई पेमेंट नहीं की, 23-24 में 40,000 की है, और 24-25 में 20,000 की है। क्लियर होगी इतनी बात आपको। नाउ अब देखिए जरा डिडक्शन कैसे निकालनी है। सबसे पहले हमने लिखा पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 21-22, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कहता है कि वेरियस असेसमेंट ईयर की डिडक्शन बताओ, तो असेसमेंट ईयर भी लिख दिए 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। लेकिन आपके माइंड में प्रीवियस ईयर रहना चाहिए दोस्तों। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तब आपके माइंड में प्रीवियस ईयर रहना चाहिए। अगर गलती से आपने असेसमेंट ईयर को माइंड में रखा तो आप गलती से बाय मिस्टेक 22-23 को जो पेमेंट की है वो आप पिक कर सकते हैं, जो नहीं करनी है, गलत हो जाएगा। तो माइंड में प्रीवियस ईयर रखें। बट अगर क्वेश्चन ने पूछा है वेरियस असेसमेंट ईयर तो उसके रेस्पेक्ट के लिए, क्वेश्चन की रेस्पेक्ट के लिए असेसमेंट ईयर भी वहां पे पुट डाउन कर देंगे। आइए, तो 21-22 में मैंने 40,000 की पेमेंट की है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया अभी ऊपर। इंक्लूडिंग द ईयर 21-22 जो लाइसेंस की लाइफ है वो है 5 ईयर्स, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 8,000 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। इस तरह से आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। ईयर जरूर लिखेंगे यहाँ पे, अगर पेमेंट नहीं की है तो भी ईयर लिखिए आप इधर कॉलम में। 22-23 में प्रीवियस ईयर 22-23 में कोई पेमेंट नहीं की है तो कोई पेमेंट नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं आएगी। यहाँ पे सब जगह हमने ऐसे लिख दिया 0 0 0 0 0। 23-24 में 40,000 की पेमेंट की है। अब इंक्लूडिंग द ईयर 23-24 3 साल की लाइफ रह गई है। देखिए मेन फोकस जो है आपको वो रखना है प्रोसीजर पे, प्रोटोकॉल पे। अब देखिए जरा, अगर आपने यहाँ पे नील नहीं लिखा, इस ईयर को कंसिडर नहीं किया, तो देयर इज ए गुड चांसेस कि आप इस 5 को देखकर यहाँ पे 4 लिख सकते हैं।
यस और नो। लेकिन अगर आपने ईयर यहाँ पे लिख दिया तो आप स्किप करेंगे 1 ईयर। 5 यहाँ होता, 4 यहाँ होता, 3 यहाँ होगा। तो 3 यहाँ है तो 23-24 के नीचे आ जाएं, 3 से डिवाइड करके जो फिगर आए यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें बैलेंस। क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद 24-25 20,000 की पेमेंट की है। अब 2 साल रह गए हैं लाइसेंस की लाइफ को, तो 10,000 यहाँ ले लिया, 10,000 यहाँ ले लिया, और इनका टोटल लगा दिया। 8,000 रुपये मिलेगा 22-23, 21-22 प्रीवियस ईयर में, 8,000 रुपये मिलेगा 22-23, 21,333 मिलेगा 23-24 प्रीवियस ईयर में, 31,333 मिलेगा 24-25 में, और 25-26 में मिलेगा 31,334। ये आपको डिडक्शन मिलेगी। और अगर इन टोटलिटी आप देखेंगे तो आपको पूरा 1,00,000 रुपया दे दिया गया, बट इन ए प्रॉपर वे। और ये बड़ा लॉजिकल है कि लाइसेंस की लाइफ आप यूज करेंगे लाइसेंस को 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो भी आपका पीरियड बच रहा है उसी पीरियड में आपका एलोकेशन होना चाहिए डिडक्शन का। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आ जाइए ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फी। वेरी सिंपल एज यूजुअल, जैसे आपको बताया गया कि प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए कोई भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलता है, आपको सिंपली समझना है उसको बस। देखिए कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, स्पेक्ट्रम। अब ये इंडिपेंडेंट एग्जांपल है, इसको ऊपर से लिंक ना करें प्लीज। 1,00,000 रुपए का कॉस्ट है लाइसेंस का, आप डिडक्शन 40,000 की क्लेम कर चुके हैं ओवर द पीरियड, 60,000 रुपये बैलेंस बच रहा है। टोटल लाइफ थी लाइसेंस की 5 ईयर्स, और 2 साल की लाइफ अभी बची हुई है। डेफिनेटली सेल लाइसेंस तभी होगा जब उसकी लाइफ बच रही होगी, एक्सपायर्ड लाइसेंस थोड़ी खरीदेगा कोई। तो फैक्ट क्या है प्लीज, अगेन ये फैक्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल किया है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। 1,00,000 का लाइसेंस है, डिडक्शन आप 40,000 की क्लेम कर चुके हैं, बैलेंस 60,000 बच रहा है, लाइफ टोटल थी 5 ईयर्स और 2 साल की लाइफ अभी रिमेनिंग है। इतनी सी बात अभी समझ में आ गई आपको। अब देखिए देयर में बी 2 कॉन्सेप्ट, आइदर यू कैन सेल द लाइसेंस इन फुल, पूरा लाइसेंस बेच सकते हैं, या पार्ट बेच सकते हैं। फुल लाइसेंस का मतलब क्या हो गया, फुल लाइसेंस सेल का आपके पास जितने भी राइट थे आपने सारे सेल ट्रांसफर कर दिए। पार्ट में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास दिल्ली मुंबई के राइट हैं ऑपरेट करने के लिए, तो आपने मुंबई के बेच दिए, दिल्ली के अपने पास रखे, तो पार्ट सेल हो गया। समझ में आ गया इतना। एज यूजुअल जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट 3 केसेस बनाते हैं हम, कि अगर इतने में बेचा तो क्या होगा, इतने में बेचा तो क्या होगा, और इतने में बेचा तो क्या होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे फुल सेल किया और मैंने 50,000 रुपये का बेचा, तो आपने मेरे से, आई एम द गवर्नमेंट राइट नाउ, आपने मेरे से 1,00,000 रुपया लेना था, बिजनेस के लिए खर्च किया था, मैंने आपको 40,000 रुपये पे कर दिया, डिडक्शन आपको दे दी मतलब पे कर दिया, 60,000 रुपये भी बचा हुआ है। आपने लाइसेंस को पूरा बेच दिया, तो मैंने आपसे पूछा बताइए कितने रुपए आपको मेरे से लेने थे, आपने कहा 60,000, कितने में बेच दिया, 50,000 रुपये में, तो आपको 50,000 तो मिल गए अपने। अब कितने रह गए जो आपको मुझसे लेने हैं, 10,000 दैट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है बिल्कुल, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में किया था, जैसे साइंटिफिक रिसर्च एसेट में किया था हमने, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अगर आपने 80,000 का बेचा तो आपको मुझसे लेने थे 60,000 रुपये, बैलेंस था मेरा, 80 आपको मिल गया, तो 20,000 रुपये मुझे दो, लेता कैसे हूँ, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस और नो। उसके बाद 1,20,000 में बेचा, अगेन लाइसेंस आपने कॉस्ट से ज्यादा का बेच दिया, तो 20,000 का कैपिटल गेन होगा। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। और क्योंकि ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, इस पे आपने कोई सेक्शन 32 की डिडक्शन नहीं ली है, तो आपका इंडेक्सेशन भी मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखिए आप, ठीक है ना। नाउ अगर आपने पार्ट सेल किया, अगर आपने पार्ट सेल किया, आपका लाइसेंस था 1,00,000 का, आपने 40,000 रुपये की डिडक्शन ऑलरेडी मुझसे ले ली है, 60,000 रुपये बच रहा है, आपने 50,000 रुपये का पार्ट सेल कर दिया, तो मैंने आपसे कहा ठीक है लाइसेंस है आपके पास अभी, आपने कहा हाँ है, 50,000 रुपये का बेचा, तो अभी 10,000 रुपये मुझे आपको देने हैं। जो पार्ट लाइसेंस आपके पास बचा है उस लाइसेंस को आप अभी 2 साल यूज करेंगे, 2 साल यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर होगा आपका यूज का, उसमें 5,000 ले लो मेरे से, और सेकंड ईयर में 5,000 ले लो, इस तरह से दूंगा।
यहाँ पे मैंने पूरा 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने दिया, क्योंकि अब लाइसेंस आपके पास नहीं है, अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड इंस्टेंटली राइट नाउ। क्लियर है बिल्कुल। 80,000 में बेचा, आपको अपना 60 रखो पूरा, 20,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आप कहेंगे लाइसेंस तो अभी भी इसके पास है, तो क्या ऐसे करें कि 10,000 रुपये फर्स्ट ईयर में इनकम दिखाएं, सेकंड ईयर में 10,000? नो, इनकम अराइज हो चुकी है, इनकम रिसीव हो चुकी है। अब आपके पास जो पार्ट लाइसेंस बच रहा है उसे आप 2 साल यूज करते रहें, कोई डिडक्शन ना क्लेम करें। ठीक है। नाउ अगर 1,20,000 में बेचा, अगर 1,20,000 में बेचा, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले कैपिटल गेन देख लीजिए। कैपिटल गेन 20,000 का हो जाएगा, बिल्कुल सेम जो ऊपर लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका, जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट। 20,000 कैपिटल गेन चैप्टर में चला जाएगा। इट में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग, और इंडेक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, इस पर आप एलिजिबल हैं फॉर इंडेक्सेशन। अब 20,000 तो ले गए, अब वहां पे बचा 1,00,000। यहाँ पे 60,000 आपको मुझसे लेना था, आपने 60,000 रुपये मुझसे लो, उसके बाद 40,000 रुपये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दो। समझ में आ गया? मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अदरवाइज समझना पड़ेगा। हर चीज में आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला या अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आइए आप नेक्स्ट सेक्शन 35 AD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन बहुत आसान है, सेक्शन बहुत आसान है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है, एक बार समझ में आ गया आपको, 3 या 4 पॉइंट इसके अंदर हार्डली हैं जो आपको याद रखने हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए, तो डिडक्शन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस। ये वो बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इनको हमने 100% डिडक्शन अलाउ की है। अगर कोई असेसी इन बिजनेस को करता है तो इसको ऐसे ही बोलेंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस। तो एक तरह से हो गया ये स्पेसिफाइड बिजनेस, और इसके अलावा जो भी बिजनेस होंगे उन्हें हम नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस बोलेंगे। टेक्निकली जो ये बिजनेस होंगे जो 35 AD में स्पेसिफाइड है वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। इनके अलावा अगर कोई और बिजनेस है तो उसे हम बोलेंगे कि वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। क्या बोलेंगे उसे? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। आइए सेक्शन 35 AD को स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द स्पेसिफाइड बिजनेस, दैट इज सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो यहां पर टोटल जो आपके बिजनेस हैं वो है 14 बिजनेस। ठीक है, कितने बिजनेस हैं टोटल? 14। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मैं 14 के 14 बिजनेस याद रखूं, रट लूं, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर इसको 2 बार भी पढ़ लेंगे ना तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। ठीक है, देखिए जरा, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, उसको सेटअप करना और उसको ऑपरेट करना को क्या? कोल्ड चेन फैसिलिटी। पर्पज क्या है कोल्ड चेन फैसिलिटी का? टू फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, दैट इज द पर्पज। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सीजन देयर जो लॉट्स ऑफ, सीजन में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेजिटेबल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसको अगर पूरे साल आपको कंजम्पशन करनी है तो यू नीड द प्रॉपर स्टोरेज, हाइजीनिक स्टोरेज, सो दैट वो खराब ना हो। तो इसके लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ यू वांट टू सर्व द 130 करोड़ पॉपुलेशन फॉर द होल ईयर। ठीक है, देन सेकंड इज सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस, गेहूं, दालें, चावल, ये सब स्टोर करने के लिए आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए। Then next is laying and operating a cross-country natural gas or crude oil petroleum pipeline for distribution, including storage facility being an integral part of such network. ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि सुबह मॉर्निंग में वी ऑल टेक बाथ, सभी नहाते हैं हम सुबह। तो कैसे? अगर हमारे को नहाने के लिए कुएं से पानी लाना पड़े रोज 10 किलोमीटर दूर से, तो कितना डिफिकल्ट टास्क है। अगर नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल आपका शिप से, वेसल से आ रहा है, तो कितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कितनी ज़्यादा डिले है। बट इन ए वन गो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करके पाइपलाइन बिछा दी जाए
इराक से लेके इंडिया तक फॉर एग्जांपल, तो कितना इजी हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। ये एक्सपेंडिचर करेगा कौन? डेफिनेटली बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कब करेगा? जब आप उसको लालच देंगे। तो आप इंपॉर्टेंस समझिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस इस की कि अगर आप एक बार लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री, कंट्री टू कंट्री नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल की पाइपलाइन बिछा दें, तो वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा, बट देन द लाइफ बिकम सो इजी, जैसे आप टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है, इतना इजी हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए होटल ऑफ 2 स्टार और अबव एनीवेयर इन इंडिया। आप होटल बनाइए 2 स्टार अबव कैटेगरी का, उसको ऑपरेट कीजिए, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 35 AD। उसके नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट एनीवेयर इन इंडिया। देखिए इंपॉर्टेंस आप समझ। अब आप कहेंगे कि होटल की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए होटल टूरिस्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। अगर हमारे यहाँ पे होटल नहीं होंगे तो डेफिनेटली फॉरेनर्स जो टूरिस्ट हैं वो अच्छा फील नहीं करेंगे आने के बाद, तो उनको अच्छे होटल मिलने चाहिए। और ये जो बेसिकली होटल की जो आपकी ये डिडक्शन आई थी, ये तब आई थी जब व्हेन देयर वाज ए कॉमनवेल्थ गेम। याद है आपको? कॉमनवेल्थ गेम हुई थी 2009-10 में। तो कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे डिडक्शन दी गई थी ताकि जब बाहर से हमारे फॉरेनर्स विजिट करें इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम में को देखने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन्हें होटल्स की शॉर्टेज इंडिया में ना हो। तो होटल ऑफ 2 स्टार और वो कैटेगरी आपके कवर है 35 AD में। तो हॉस्पिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द हॉस्पिटल इवन आफ्टर कोविड-19। तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द कंट्री टू सपोर्ट द मेडिकल फैसिलिटी। नाउ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट, नॉट हाउसिंग, हाउसिंग प्रोजेक्ट, ए हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ वो ठीक नहीं है। यस, हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, नीचे ठीक लिखा है। चलिए, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिटेशन। देखिए झुग्गी झोपड़ियां नहीं होनी चाहिए, उनको पक्के मकान मिल जाए। तो देयर इज ए हाउसिंग प्रोजेक्ट जिससे स्लम रीडेवलपमेंट रिहेबिटेशन होगा, झुग्गी झोपड़ियां ना हो। ये भी तभी आया था जब कॉमनवेल्थ गेम अनाउंस हुए थे, उसी ईयर में आया था 2009-10 के लिए। उसके बाद डेवलपिंग बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। तो आपको जैसे स्लम रिहेबिटेशन रीडेवलपमेंट ये याद रखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम याद रखिए, सब 35 AD के नोटिफाइड बिजनेस है। होटल के लिए 2 स्टार अबव, हॉस्पिटल के लिए 100 और मोर बेड्स फॉर पेशेंट। यस और नो? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कोल्ड चेन फैसिलिटी। इस तरह से आप क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, बस ऐसे ध्यान रखिए। उसके बाद फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। अगेन फर्टिलाइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यस और नो? उसके बाद सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करेंगे, जब कंटेनर्स आते हैं तो यहाँ पे रखे जाते हैं वो। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। शुगर की स्टोरेज के लिए भी, क्योंकि शुगर देखिए, शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। चीनी अलग होती है, शुगर केन अलग होता है। तो शुगर केन की स्टोरेज तो ऊपर ही कवर हो गई, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और शुगर की स्टोरेज के लिए देखिए, चीनी, नमक, अनाज, ये जरूरी है। तो अगर शुगर के लिए भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आप बना रहे हैं, सेटिंग अप कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा 35 AD का। लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। देखिए ऊपर हमने क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन की बात की, यहाँ पे हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं जो खानों से निकलता है। आयरन ओर के लिए भी आप पाइपलाइन बिछा दीजिए सो दैट वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, नोटिफाइड बाय बोर्ड। अगर आप सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो ये सर्किट्स हैं बेसिकली, जैसे आपने रेडियो में, मोबाइल में, लैपटॉप में देखा होगा। तो उसको, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको यूनिट सेटअप करते हैं सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, तो उसके लिए भी आपको सेक्शन 35 AD में डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद डेवलपिंग और मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग, डेवलप कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग या कुछ भी कर रहे हो, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। आप उसे डेवलप कर रहे हैं या मेंटेन एंड ऑपरेट कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं या मेंटेन एंड ऑपरेट कर रहे हैं ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? इसमें डैम्स हो सकते हैं, इसमें फ्लाईओवर्स हो सकते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 35 AD में। 35 AD में जो आपको डिडक्शन मिलने जा रही है दोस्तों, वो आपको 100% मिलने जा रही है।
35 AD में जो आपको डिडक्शन मिलने जा रही है वो 100% डिडक्शन है। ठीक है, तो कुछ बातें देखते रहिए, बड़ा आसान है। डिडक्शन आपको उस साल में मिलेगी, डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस साल, देखिए जब हम कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू में क्या करते हैं, जो भी खर्चा होता है उसका वर्क इन प्रोग्रेस बनाते रहते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपने बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो गई, आपने लिखा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू पार्टी, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप एक एंट्री पास करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इट मीन्स आप ये कंफर्म कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट योर प्रोजेक्ट इज रेडी। अब आप उसको तैयार हो चुका है, तो द मोमेंट आप वो एंट्री पास करेंगे बुक्स अकाउंट्स में, एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग डिडक्शन इन दैट ईयर। द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 4, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। ध्यान रखना है, कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है। पहली बात, 100% डिडक्शन मिलनी है, इसमें क्या याद रखेंगे, 35 AD में 100% डिडक्शन मिलेगी, इसमें क्या बार बार याद रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि आपको डिडक्शन उस साल में मिलेगी जिस साल में आप एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी किस पे, लैंड पे, जो हम जनरली कहीं भी नहीं देते, तो यहाँ क्यों दें। गुडविल पे नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली है क्या, देखिए इंटरनेशनल टाई अप हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो अगर आप किसी वहां की कंपनी से बात करेंगे कि मैं आपके यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाना चाहता हूँ इंडिया तक, मान लीजिए रिलायंस ग्रुप ही बात करता है, रिलायंस पेट्रो, ठीक है, तो वो कंपनी क्या कहेगी, वो कंपनी ये कहेगी ठीक है फाइन कर लो आप, लेकिन मुझे बताइए आप कि इसको करने से पहले आप इतने करोड़ रुपए तो मुझे गुडविल के दीजिए, 100 करोड़ रुपए से, मेरी कंपनी में 10% स्टेक खरीदिए, तब मैं आपको नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने दूंगा। यस और नो। तो ये जो गुडविल आपके लिए पेमेंट कर रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये डिडक्शन का पार्ट नहीं बनेगी, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये आपकी एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, फ्यूचर में आपको वापस मिल सकता है, तो इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनकी डिडक्शंस आपको नहीं 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 मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, फिर एक जनरल पॉइंट, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 हम सभी जगह डालते हैं एज ए लॉ मेकर, कि द स्पेसिफाइड बिजनेस जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नया बिजनेस होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए, एंड नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ स्पिटिंग ऑफ एनी बिजनेस इन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑलरेडी आप बिजनेस में थे, एक आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे किसी प्रोडक्ट की, और आपके पास एक होटल भी था, से 3 स्टार होटल था। अगर आप इस तरह से करते हैं कि मैं डीमर्जर कर लेता हूँ, होटल को अलग कर लेता हूँ, एक नई कंपनी बना लेता हूँ, होटल उसको टेक केयर करेगी, वो कंपनी होटल को टेक केयर करेगी, तो ये होटल नया हो गया। नहीं, ऐसे नया नहीं होता, स्प्लिटिंग अप करके, डीमर्जर करके नया नहीं होता। नया मतलब नया ही होता है, जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो कहता है स्पेसिफाइड बिजनेस शुड बी ए न्यू बिजनेस एंड नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ, नॉट ए रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एनी बिजनेस इन एग्जिस्टेंस। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, पॉइंट नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, पॉइंट नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा है बच्चों को कि जब पॉइंट नंबर 6 हम 35 AD में पढ़ते हैं तो इसको अदर प्रोविजंस के साथ भी लिंक कर लेते हैं, ये यहीं पर ही एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट 80% प्लांट एंड मशीनरी जो आप स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी 80% प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए। 80% प्लांट एंड मशीनरी कम से कम नई होनी चाहिए, मतलब 20% पुरानी मशीनें चलेंगी। अगर आपका टोटल मशीन में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है तो 80 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी आपको नई खरीदनी है, 20% ओल्ड हो सकती है। हाउएवर, लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड, मतलब ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम इंडिया में न्यू मानेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप ओल्ड प्लांट मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं तो उसको इंडिया में न्यू प्लांट एंड मशीनरी कंसीडर किया जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए देयर इज ए ह्यूज गैप इन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इफ वी
कंसिडर फॉर इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। आपने देखा होगा, आपको ने सुना होगा कि वहां पर अगर सबसे पहले एफएम आया तो हमारे यहाँ पे रेडियो था उस टाइम। वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया तो हम रेडियो पे ही थे, तब तक एफएम पे थे। जब वहां उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिटायर किया, कलर टीवी आया तो हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट आया। फिर एलसीडी एलईडी, आप देख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस है। तो हम मानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इंडिया से कंपेयर अगर हम करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने ये कहा कि अगर आप वहाँ से पुरानी मशीनें खरीदते हैं तो डेफिनेटली विल वर्क फॉर इंडिया। तो हमने कह दिया कि अगर कोई ओल्ड प्लांट मशीनरी आप इंपोर्ट करते हैं तो उसको हिंदुस्तान में न्यू मशीन की कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन अब इसकी भी एक कंडीशन लगा दी। इसकी कंडीशन ये लगा दी कि अगर आप कोई प्लांट मशीनरी पुरानी इंपोर्ट करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू इन इंडिया ओनली इफ उस मशीन को हिंदुस्तान में पहले कभी यूज ना किया गया हो, और नंबर 2 उसमें इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी तरह का कोई बेनिफिट पहले ना मिला हो। अब ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है? देखिए, अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना हो और हमने कहा कि ठीक है अगर आप इंपोर्ट करते हैं सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी तो दैट विल बी कंसीडर्ड न्यू, तो असेसी क्या कर सकता है? उसके पास एक प्लांट मशीनरी है इंडिया में, इसे दुबई में एक्सपोर्ट कर देगा और दुबई से फिर इंपोर्ट कर लेगा और कह देगा नहीं हो गई, मतलब हवाई जहाज में बैठाओ बाहर घुमा के लाओ और मशीन बन गई नई। तो इसको रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए लॉ मेकर ने क्या कहा कि ये प्लांट मशीनरी हिंदुस्तान में कभी भी पहले यूज ना हुई हो। नंबर 2, इस पे पहले कभी भी हिंदुस्तान में कोई इनकम टैक्स में डिडक्शन ना मिली हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ओल्ड प्लांट मशीनरी मीन्स इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी विल बी कंसिडर्ड एज न्यू। ठीक है, तो क्या हो गया? 80% नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसको हिंदुस्तान में सेकेंड हैंड मशीन को भी न्यू माना जाएगा, प्रोवाइडेड आपने उस मशीन को हिंदुस्तान में कभी यूज ना किया हो। आपने क्या मतलब वो हिंदुस्तान में यूज ही ना हुई हो। नंबर 2, उस पर इंडिया में कोई डिडक्शन ना मिली हो। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब ये प्रोविजन आप वहां ना लगा दे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन ओल्ड प्लांट मशीनरी पर नहीं मिलता, तो वहां कहें कि जी अगर इंपोर्ट करेंगे तो न्यू हो गई उस पर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे जहां प्रोविजन आप पढ़ रहे हैं वहीं एप्लीकेबल है, वो रिलैक्सेशन सिर्फ यहीं पे दी गई है और यहीं एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। कहता है द लॉस इनकर्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होगा तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर जब हम गो थ्रू करेंगे तब भी ये पॉइंट आएगा। अगर लॉस होता है स्पेसिफाइड बिजनेस से, जो डेफिनेटली कंफर्म्ड है कि लॉस होगा, बिकॉज अगर आप एक होटल बनाते हैं 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, उस होटल को बनाने के बाद आप क्या समझते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका इतना रिवेन्यू हो जाएगा कि आप 200 करोड़ से ज़्यादा कमा लेंगे? तो लॉस होगा। तो अगर इसमें लॉस होता है, जो डेफिनेटली होगा, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आपका कोई और नॉर्मल बिजनेस चल रहा है जो 35 AD में नहीं आता। स्पेस ऐसे समझ लीजिए, 2 बार बोलूंगा। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है। कहता है वेयर एन असेसी बिल्ड ए 2 स्टार और अबव होटल। 2 स्टार या उससे ज्यादा का होटल बनाया जो 35 AD का बिजनेस है और उसके ऑपरेशंस को किसी और को ट्रांसफर कर देता है, जो बड़ा कॉमन है इस बिजनेस में। इट्स बड़ा कॉमन है कि होटल जो बना रहे हैं, जो बेसिक प्रमोटर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दे हैव द मनी टू इन्वेस्ट बट दे हैव नो एक्सपीरियंस टू रन द होटल। होटल इज ए वेरी स्पेसिफिक इंडस्ट्री। इसको रन करने वाले लोग बहुत ही एक्सपर्टाइज होते हैं और उनको पता है कि किसी भी होटल को रन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। तो अगर होटल बनाया और उसको अगर उसके ऑपरेशंस किसी और को दे दिए तो उस केस में असेसी को माना जाएगा कि असेसी ही उसे ऑपरेट कर रहा है और उसको डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब जिसने होटल बनाया है इवन वो उसके ऑपरेशंस ट्रांसफर कर दे फिर भी उसे डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, ऑडिट कंपलसरी है दोस्तों, डिडक्शन लेने के लिए ऑडिट कंपलसरी है।
नाउ ऑडिट इज मैंडेटरी टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, सिंपल जनरल पॉइंट। अब आइए पॉइंट नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए देयर इज ए सेक्शन 35 AD सब सेक्शन 7A। सब सेक्शन के पीछे नहीं भागना, बिल्कुल भी नहीं भागना है आपको। यू जस्ट रिमेंबर सेक्शन 35 AD, दैट्स सफिशिएंट। सेक्शन 35 AD सब सेक्शन 7A provides that any asset in respect of which डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड। आपने डिडक्शन क्लेम की और 35 AD में आपको डिडक्शन मिल गई, shall be used only for specified business for a period of 8 years। लॉक इन कितना हो गया? 8 साल का लॉक इन हो गया। यहाँ पे लॉक इन मतलब कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में उन जो एसेट्स आपने खरीदी हैं 35 AD के बिजनेस के लिए, वो आपको 35 AD के स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करनी है। कब से देखेंगे 8 years? बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। यहां भी 8 साल हम डेट से नहीं देख रहे हैं। जिस ईयर में आपने इसको कंस्ट्रक्शन किया, एक्वायर किया, उस ईयर से को इंक्लूड करते हुए आपको 8 साल काउंट करने हैं। डेट से काउंट नहीं करना है। 8 साल कहां से काउंट करने हैं? अगर आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में किया है तो 21-22 एंड देन सब्सिक्वेंट 7 years। ये लॉक इन हो गया। लॉक इन समझ में आ गया? 8 साल का लॉक इन है। आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट खरीद रहे हैं, आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही उसे यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको पूरी एक चैन क्रिएट करूंगा मैं इसकी, किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है लॉ, किस तरह से प्रोविजन इंप्लीमेंट हो रहा है, और फिर आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इन केस इफ एसेट इज परचेज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, खरीदी किस लिए? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। एंड डूरिंग लॉक इन पीरियड, कितना है लॉक इन पीरियड? 8 years। एंड डूरिंग लॉक इन पीरियड इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी। देखिए अगर मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड हैविंग 2 बिजनेस, एक स्पेसिफाइड एक नॉन स्पेसिफाइड, पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक असेसी के 2 बिजनेस हो सकते हैं, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है। आपने एक एसेट खरीदी थी, यहां पे एक एसेट खरीदी। इन केस एसेट इज परचेज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, दिस इज ए, एंड ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड दैट इज बिफोर 8 years it is used for non specified business। आपने इस एसेट का इस्तेमाल यहां पे कर लिया। तो जब आपने ए को स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खरीदा था, से 1 लाख रुपए का खरीदा था, एग्जांपल से ही समझिए आप इसे बहुत अच्छे से। आपने 1 लाख रुपए की एसेट ए खरीदी थी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली आपको 1 लाख रुपए की पूरी डिडक्शन 35 AD में मिल गई। एग्रीड? नाउ इट यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस विद इन लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने से पहले आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में से यूज किया। तो जब ये एसेट यहां पे आएगी नॉन स्पेसिफाइड में, तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में तो आपको 35 AD नहीं मिल रहा है, यहां पे आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो क्या कहता है कि परचेज कॉस्ट, डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को। जो आपकी परचेज कॉस्ट थी दैट इज 1 लाख रुपी, उसको आप रिड्यूस करेंगे इक्वल टू द डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउबल had the asset has been used for non-specified business since the date of acquisition। मान लीजिए मैंने इसे पुट टू यूज किया था, या मैंने इसको कैपिटलाइज किया था 15/11/2020 को 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए की पूरी डिडक्शन मुझे मिल चुकी थी। एग्रीड और नोट? एग्रीड और नोट? ठीक है। आपने इस एसेट को
नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए 10/4/2021 को यूज करना स्टार्ट कर दिया। 10/4/21 को आपने इसे नॉन स्पेसिफाइड के लिए यूज किया, तो आपकी कॉस्ट थी 1,00,000। मान लीजिए इस पे डेप्रिसिएशन है 15%। तो बताइए प्रीवियस ईयर 20-21 का कितना डेप्रिसिएशन होगा। कहते हैं ना परचेज कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउबल had the asset has been used for non-specified business since the date of acquisition। जब से खरीदा था तब से वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज होती, तो कितना डेप्रिसिएशन मिल चुका होता। तो 20-21 में बताइए कितना डेप्रिसिएशन मिलता। आई थिंक हाफ 7500। 15/11/2020 का एसेट एक्विजिशन, तो 20-21 में हाफ रेट लगता। तो बचा कितना इसके बाद 92,500। तो 92,500 विल बी कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। कॉस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कितनी मानी जाएगी 92,500। और ये 92,500 इनकम हो जाएगी, स्पेसिफाइड बिजनेस की। ठीक है, इसने वायोलेशन किया 8 साल से पहले, उसे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कंटिन्यूसली 8 साल यूज नहीं किया, तो वायोलेशन हो गया। तो वायोलेशन हुआ तो 92,500 स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम में जुड़ जाएगा और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम में 92,500 ब्लॉक में ऐड हो जाएगा और उस पर फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए, एक माइंड में प्रोसेस बनाइए। सेक्शन 35 सेक्शन कहता है कि देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। और जब मैं आपको इस तरह से रिवाइज कहता हूं ना कि आप सुनिए, सिर्फ सुनिए, तो यू कैन क्लोज योर आईज और बहुत आराम से फोकस होकर स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के बैठेंगे और फिर सुनेंगे। एंड यू कैन कीप योर आईज क्लोज। ऐसे होना चाहिए कि जैसे शब्द जो है ना कानों में सीधा ऐसे जा रहे हैं कि मेरे माइंड को पूरी तरह से हिट कर रहे हैं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो रहे हैं, आंखें बंद करके। सेक्शन 35 स्पेसिफाइड बिजनेस ये कहता है कि 8 साल का लॉक इन है, इंक्लूडिंग द ईयर इन विच एसेट इज एक्वायर्ड या कंस्ट्रक्टेड। लॉक इन जो पीरियड है आपका 8 साल का, इसमें आपको एसेट को स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही यूज करनी है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही यूज करनी है। अगर आप 8 साल से पहले उसे अपने किसी और बिजनेस जो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है उसमें अगर आप यूज करेंगे तो आपसे जो डिडक्शन दी गई थी 100% आपको 35 में, वो कैसे वापस ली जाएगी। अगर आप मैं कहता हूं अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 1,00,000 रुपए आपको डिडक्शन मिली, आप 1,00,000 रुपए पूरा इनकम मान लो, तो आप कहेंगे तो बड़ा इलॉजिकल हो गया, अरे मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस करके गुनाह कर दिया क्या। अगर मैं नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में होता तो मुझे डेप्रिसिएशन तो मिलता। तो मैंने कहा ठीक है, आप उतने ईयर्स का डेप्रिसिएशन घटा लीजिए और जो अमाउंट बचे उस अमाउंट को आप अपनी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम मान लें। और जिसको यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम मान लिया गया, उतनी ही अमाउंट नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ब्लॉक में एडिशन हो जाएगी, जिस अमाउंट पर उसे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये कई जगह आएगा, आपका ये सेट ऑफ में भी यूज होगा। ये आपको अभी सेक्शन 43 पे मैं दोबारा आपको लेके जा रहा हूँ, वहां भी एक पॉइंट है इससे रिलेटेड, तो इसको अच्छे से समझ लें। 8 साल का लॉक इन है, 8 साल तक स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट यूज करनी है। अगर आपने 8 साल से पहले नॉन स्पेसिफाइड के लिए यूज किया तो आपको ऐसे मान लेना है कि अगर उस एसेट को आप फर्स्ट डे से नॉन स्पेसिफाइड के लिए यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन मिल चुका होता। जो अमाउंट बचेगी उस नॉशनल डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम हो जाएगी और द सेम अमाउंट नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को के ब्लॉक में एडिशन हो जाएगी, उस पर उसे फ्यूचर ईयर्स में जो भी रेट होगा उससे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। नाउ क्लियर हो गया। आइए पॉइंट नंबर 11 देखिए। इन केस एसेट इज डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, discarded or transferred for which deduction has been claimed, the sums or received shall be chargeable under section 28। देखिए 8 साल का लॉक इन है, नो डाउट।
इस 8 साल के लॉक इन में आप इसे नॉन स्पेसिफाइड के लिए यूज नहीं करेंगे, चलता है, समझ में आता है। लेकिन अगर एसेट की लाइफ ही कम है, मैंने कंप्यूटर खरीदा मान लीजिए एक, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, इतनी फास्ट चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, मैंने 4 साल कंप्यूटर यूज किया, उसके बाद वो बेकार हो गया, i9 आ गया, i11 आ गया, i13 आ गया, और मैं i3 यूज कर रहा था, दैट इज नॉट यूजेबल नाउ। ठीक है, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, डिमोलिश करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। तो जितने का भी बेचूंगा, आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, 1 लाख की डिडक्शन आपको 35 AD में मिल गई, अब आप इसे 20,000 रुपए में बेच रहे हैं आफ्टर 3 ईयर्स। बेचना या नॉन स्पेसिफाइड को यूज करने के लिए ट्रांसफर करना, दोनों में बातों में डिफरेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप 8 साल से पहले नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करोगे तो इंप्लीकेशन होंगे जो हमने पॉइंट नंबर 10 में पढ़े हैं। लेकिन अगर मैंने 35 AD की डिडक्शन क्लेम की और उसको मैंने अगले साल बेच दिया, तो जितने भी पैसे आएंगे वो मेरी इनकम हो जाएगी, बस सिंपल। मैंने इसे 20,000 रुपए में 3 साल बाद बेच दिया कंप्यूटर को। सेक्शन 28 अगर आप देखेंगे, अगर आप वापस जाएंगे सेक्शन 28 पे, तो आपको आपको क्लियरली दिख जाएगा वहां पे सेक्शन 28 बड़ा क्लियरली कह रहा है। देखिए देखिए 28 में ये चार्जिंग सेक्शन में बड़ा एक पॉइंट स्पेसिफिकली दिया हुआ है, यस, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट बाय एसएससी डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD। देखिए अगर आप बेचेंगे तो जो भी पैसा है, 8 साल से पहले कभी भी बेचो, 8 साल के बाद बेचो, हार्डली मेक नो डिफरेंस। तो दो सेपरेट प्रोविजन हो गए, एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस की एसेट का यूज बाय द असेसी इन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो डेप्रिसिएशन निकालो, नोशनल घटाओ, उतनी इनकम स्पेसिफाइड बिजनेस की कर दो, घटाने के बाद जो अमाउंट आती है, और उसी अमाउंट को एक्चुअल कॉस्ट मान लो इन द हैंड्स ऑफ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, सिंपल। लेकिन अगर आप इसे बेचते हैं चाहे आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, विद इन लॉक इन पीरियड, आफ्टर लॉक मींस लॉक इन पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल देयर, सिंपल सी बात है। जितने का भी बेचोगे वो आपकी इनकम हो जाएगी, सेक्शन 28 में बिजनेस प्रोफेशन इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट देखिए, 43 दिखाता हूं मैं आपको, आइए 43 दिखाता हूं मैं आपको। देखिए 43 में भी ये पॉइंट है आपका, ये देखिए, capital asset on which deduction is allowed under section 35 AD, actual cost of capital asset on which deduction under section 35 AD allowed shall be nil, उसकी कॉस्ट नील हो जाएगी, बड़ा सिंपल है, जिसमें 35 AD की डिडक्शन, क्योंकि वहां आपको 100% डिडक्शन मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पॉइंट आ गया, देखिए वही वाला पॉइंट आ गया, नॉन स्पेसिफाइड वाला, स्पेसिफाइड टू नॉन स्पेसिफाइड क्या कहता है, वेयर एन एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन 35 AD इज डीम्ड टू हैव इनकम अंडर सेक्शन 35 AD, डीम्ड टू हैव इनकम मतलब जो हमने 90 to 500 निकाला था डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, ये इनकम हो गई स्पेसिफाइड बिजनेस की। ठीक है, जो इनकम मान ली गई 3587B में, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस, द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी शैल बी कॉस्ट टू द असेसी लेस नोशनल डेप्रिसिएशन सिंस डेट ऑफ एक्विजिशन, यही कॉस्ट हो जाएगी उसकी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? तो 2-3 जगह इसका रेफरेंस है, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्यों कहा था कि इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब आइए आप आगे चलते हैं इसमें, देखिए आइए, यस, देखिए पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 12 कहता है सेक्शन 35 AD7B कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ लॉक इन पीरियड शैल नॉट अप्लाई टू सिक कंपनी, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर सिक कंपनी है, सिक कंपनी अगर आप अपने स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड को ट्रांसफर कर देती है एसेट, तो ये जो प्रोविजन हमने कैलकुलेट किए थे ना कि हमने डिडक्शन वापस ले ली, 90 to 500 इनकम मान ली स्पेसिफाइड की, ऐसा नहीं करेंगे। सिक कंपनी को एग्जेम्पशन है 7B जो सबसेक्शन प्रोविजन है उससे, क्लियर है। देन 13 पॉइंट, जो 10,000 से ज्यादा की अगर आपने कोई एसेट 35 AD बिजनेस के लिए खरीदी कैश में, तो उसकी डिडक्शन आपको 35 AD में नहीं मिलेगी, और उस पर जैसे कि आप जानते हैं डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोविजन डेप्रिसिएबल एसेट पे भी एप्लीकेबल है और 35 AD पे भी एप्लीकेबल है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज
held for the purpose of specified business transferred to any other business of assessee और vice versa must be at market value. देखिए 35 ED में आपको 100% डिडक्शन मिल रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, यस और नो? तो 35 ED के में डिडक्शन होगी तो वहां पे ह्यूज लॉसेज होगा, ठीक है। देखिए अब आप इस पॉइंट को ऐसे समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बताया था, किसी का खर्चा किसी की इनकम, किसी की इनकम किसी का खर्चा, इस ट्रूथ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा ट्रूथ है जैसे डेथ और बर्थ। तो यहाँ पे लॉ मेकर क्या कह रहा है कि अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है असेसी का, वो ट्रांसफर करता है किसी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज, तो उसे वो मार्केट वैल्यू पे करेगा। मान लीजिए, ऐसे समझिए इसको, ऐसे प्रोविजन की इंप्लीमेंटेशन की जरूरत क्या है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है से ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे तो अच्छे खासे लॉसेज हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो यहाँ पे ये 2 रुपए की चीज को 10 रुपए की भी बेचेगा तो टैक्स नहीं देना। अगर ये 2 रुपए का गुड्स 10 रुपए का बेचेगा तो स्पेसिफाइड बिजनेस को कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 100% डिडक्शन है, लॉसेज है, सेट ऑफ हो जाएंगे, यस और नो? क्लियर है बिल्कुल। अब ये 10 रुपए अगर ये अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को बेचता है, 2 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचता है, तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खर्चा होगा 10 रुपए, और इसका प्रॉफिट 8 रुपए से कम आ जाएगा। एग्री करते हो ना? तो किसी का खर्चा किसी की इनकम है, किसी की इनकम किसी का खर्चा है, तो इस तरह से अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। उसके लिए पॉइंट नंबर 14 है। क्या कहता है पॉइंट नंबर 14? ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रांसफर टू एनी अदर बिजनेस ऑफ असेसी और वाइस वर्सा मस्ट बी एट मार्केट वैल्यू। वो किस पे होना चाहिए? मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि यहां पर अगर मेरे को स्पेसिफाइड बिजनेस में इनकम बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 2 रुपए 5 रुपए का सामान 3 रुपए में दूंगा, तो 3 रुपए ये यहाँ जाएंगे, इसकी इनकम बढ़ेगी, इसकी 3 रुपए जो 5 रुपए प्रॉफिट होता 3 रुपए होगा। तो क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रांसफर टू एनी अदर बिजनेस ऑफ असेसी वाइस वर्सा मस्ट बी एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे आप करेंगे इस काम को। क्लियर है बिल्कुल? फाइन। अब आइए छोटे छोटे से सेक्शन 35CA डिडक्शन इन फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपको, जो कंट्रीब्यूशन आपने किया उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। मैं एक बार रीड कर देता हूं, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। द डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट हैज बीन नोटिफाइड फॉर द पर्पज। पेमेंट मेड टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी एरेडिकेशन फंड, इसको पेमेंट करेंगे, डिडक्शन आपको मिलेगी 35CA लाइक डोनेशन, जिसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। 35CCC डिडक्शन फॉर नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट फार्मर्स को ट्रेनिंग, ताकि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, उसके लिए ट्रेनिंग देना, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। The deduction shall be allowed for expenditure incurred by an assessee on agriculture extension project। सभी एक्सपेंसेस लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर, लैंड का भी नहीं मिलेगा और एग्रीकल्चर के केस में बिल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट, कोई मतलब ही नहीं बनता। एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बेनिफिशियरी इफ एनी इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अंडरटेकिंग an eligible agriculture extension project shall be eligible for deduction under section 35CCC. However, expenditure incurred which is reimbursed to assessee by any other person directly indirectly shall not be eligible। सिंपल सी बात हो गई ना। अगर कोई रिम्बर्समेंट मिल रहा है, मैंने 10 करोड़ रुपया खर्च किया, 2 करोड़ रुपए का मुझे वापस मिल गया, तो मुझे 8 करोड़ की डिडक्शन मिलनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इतनी बात ये कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट शैल बी नोटिफाइड इफ इट फुलफिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली, द प्रोजेक्ट शैल बी अंडरटेकन बाय एन असेसी for training, education and guidance of farmer. The project shall have a prior approval of Ministry of Agriculture and expenses जो होंगे excluding land and building exceeding the amount of 25 lakh is expected to be incurred for the project। कम से कम 25 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आपका होना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सक्लूड करके। नाउ सेक्शन 35CCD एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे कंपनी है, ध्यान रखेंगे, नॉन कंपनी एसएससी को नहीं मिलेगी डिडक्शन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी शैल बी अलाउड 100%
ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड नो डिडक्शन फॉर लैंड और बिल्डिंग। ये इतना सा ध्यान रखिए बस, ठीक है, इतना सा ध्यान रखिए, दैट्स इट। उसके बाद सेक्शन 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। 35D के जो खर्चे हैं वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये होते क्या है, जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले कुछ फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि वेदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। तो उस बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले इस तरह के सभी खर्चों को इस कैटेगरी में रखा जाता है और उसका अमोर्टाइजेशन होता है 5 ईयर्स में। अगर 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ तो 20-20 हजार रुपए करके आपको 5 साल में मिल जाएगा, जब से आप बिजनेस कमेंस करेंगे। नाउ the deduction shall be allowed in 5 equal installment beginning from the previous year in which business commence or extension of existing business of the qualifying amount। देखिए qualifying amount कैसे निकालते हैं। qualifying amount shall be computed as under, कंपनी असेसी है तो आपको हायर लेना है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए ना, अगर मैं कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो उसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कैसे होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, जो खर्चे होंगे वो कॉस्ट से की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके 5% से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट है। अगर उससे ज़्यादा आपने किया है तो डिडक्शन आपको 5% की ही मिलेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए उसके बाद देखिए, कंपनी असेसी है तो आपको हायर ले लेना है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का और कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो हायर होगा, और अदर असेसीज के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस कीजिएगा। पहली बात, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगी यहाँ पे, वो उसमें आपको इश्यूड शेयर कैपिटल लेनी है। इश्यूड वर्ड पे फोकस करेंगे, पेड अप नहीं लेनी। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको पेड अप कैपिटल नहीं लेनी है, इश्यूड शेयर कैपिटल लेनी है। आपको जब 5% निकालना है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम आपको जो लेना है वो 5% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल लेना है, पेड अप नहीं लेना है। डिवेंचर्स जोड़ लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में ये ना कहें कि डिवेंचर कोई कैपिटल एम्प्लॉयड, डेफिनेटली पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। डिवेंचर्स भी इसीलिए इशू किए गए थे ताकि हम प्रोजेक्ट को बना पाए। तो डिवेंचर्स लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेंगे, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल लेंगे आप, डिवेंचर्स लेंगे और लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे। इशूड पे ध्यान रखिएगा प्लीज, इशूड से पेड अप, इशूड शेयर कैपिटल लेनी है, नॉट पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आप लेंगे इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। करंट एसेट छोड़ देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट को आप लेंगे। अब कंपनी अगर है, मान लीजिए इफ देयर इज अ कंपनी, तो कंपनी में आप इसका 5% निकाल लीजिए, इसका 5% निकाल लीजिए, इसका 5% निकाल लीजिए। इन दोनों में जो हायर फिगर आएगी वो आपकी क्वालिफाइंग अमाउंट होगी, उतनी डिडक्शन आप मैक्सिमम ले सकते हैं। मान लीजिए इसका निकालने के बाद हमारा आया 50 लाख और एक्चुअल खर्चा हुआ 60 लाख, तो आप 50 लाख लेंगे। और अगर एक्चुअल खर्चा हुआ 40 लाख तो आप 40 लाख लेंगे, और ये अमोर्टाइज होगा 5 ईयर्स में, ये अमोर्टाइज होगा 5 ईयर्स में। नाउ क्लियर हो गया इतनी बात। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अब ये लेनी किस डेट को है, किस दिन लेनी है, किस डेट की लेनी है, जिस दिन बिजनेस कमेंस करोगे उस दिन की लेनी है या सम अदर डेट्स। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शैल बी टेकन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपने 15/11 को मान लीजिए बिजनेस कमेंस किया, 15/11/2021 को, तो आपको 31 मार्च 22, देखिए बेस बना दिया, एक अच्छा बेस बना दिया, क्योंकि इस दिन आपकी बैलेंस शीट बनेगी, ऑडिट होगा, तो आपको आराम से फ्यूचर के लिए भी, रेफरेंस के लिए ठीक रहेगा कि हाँ भाई मैंने कैलकुलेशन कैसे की थी, कैसे मैंने इश्यूड शेयर कैपिटल ली थी, कितने डिवेंचर लिए थे, कितना लॉन्ग टर्म लोन लिया था। तो जिस ईयर में बिजनेस कमेंस होगा या एक्सटेंशन होगा, उस ईयर के एंड की बैलेंस शीट पे आपको ये फिगर्स लेनी है, जिसका 5% निकालना है। अब कौन कौन से एक्सपेंसेज है जो क्वालिफाइंग है फॉर डिडक्शन। एक्सपेंसेज इनकर्ड इन कनेक्शन विद,
फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब कि मैं इस प्रोजेक्ट को लाऊं या ना लाऊं, ये फिजिबल है या नहीं है देखना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बनना, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज। कंपनी के केस में कुछ अलग से हो सकते हैं खर्चे, इंडियन कंपनी के केस में लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम आर्टिकल्स, प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, फी पेड टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, राइटिंग, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से ये? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखिएगा, डिडक्शन किसको मिल रही है, एक तो इंडियन कंपनी को मिल रही है, और अदर देन कंपनी जो रेजिडेंट इन इंडिया है, ये नॉन रेजिडेंट को डिडक्शन नहीं है। सेक्शन 35D की डिडक्शन नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती, और फॉरेन कंपनी अगर रेजिडेंट भी है तो भी नहीं मिलेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 35 की डिडक्शन नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती। नंबर 2, इंडियन कंपनी को मिलेगी, फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगी, चाहे वो रेजिडेंट ही क्यों ना हो। तो लैंग्वेज देखिए, इंडियन कंपनी को मिलेगी, या पर्सन अदर देन कंपनी जो रेजिडेंट हो। मीन्स फॉरेन कंपनी अगर रेजिडेंट है तो नहीं मिलेगी, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, उसको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आइए आप नेक्स्ट। कहता है एक्सपेंसेस स्टेटेड इन ए, ये जो एक्सपेंसेस है ये या तो असेसी खुद करे या किसी ऐसी एजेंसी से करवाए जो सीबीडीटी ने अप्रूव की हो। क्लियर है, चलिए। अगर अमलगमेशन डीमर्जर होता है, 35ED की डिडक्शन 5 साल में अमोर्टाइज होगी। अगर इस 5 साल के बीच में अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है तो क्या होगा? द ट्रांसफरी कंपनी is eligible to claim deduction in the year in which amalgamation demerger take place thereafter for the remaining period। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 15/11/2022 को अमलगमेशन हो गया तो 22-23 की जो डिडक्शन होगी, जो उसका प्रोपोर्शन होगा 1/5 जो आपने किया होगा, वो डिडक्शन क्लेम करेगी अमलगमेटेड कंपनी। डीमर्जर हुआ तो रिजल्टिंग कंपनी। क्लियर है बिल्कुल, चलिए। 35DD वेरी सिंपल, छोटा सा सेक्शन। अमलगमेशन और डीमर्जर के जो खर्चे होंगे, अमलगमेशन और डीमर्जर के जो खर्चे होंगे वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 35DDA वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है? एम्प्लॉई अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कंपनी से रिटायरमेंट ले सकता है। तो जो वो रिटायरमेंट लेगा तो एक तरह से कंपनी एक हैंडसम अमाउंट उसको पे करती है। ठीक है, क्योंकि वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है। तो अगर उसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया तो एक ह्यूज अमाउंट पे करती है, तो उसकी डिडक्शन, उसका बेनिफिट कंपनी को डेफिनेटली इन फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा। फ्यूचर ईयर्स में उसकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट होगी वो घट जाएगी। तो हमने इसको कहा कि आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। और ये कैसे मिलेगी? मान लीजिए एक एम्प्लॉय को आपको 50 लाख रुपए देने हैं, आपने 20 लाख रुपए दे दिए एक पर्टिकुलर ईयर में, तो ये 20 लाख रुपए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगले साल 30 लाख दे दिए, तो ये 30 लाख जिस साल दिए उसका 1/5 और आगे 5 साल ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं मिलेगा कि आप ड्यू बेसिस पे नहीं है चक्कर, आपने पे कर दिया, जिस ईयर में पे किया उस ईयर से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एसएससी ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम शैल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट पेड। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब आइए सेक्शन 35E, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब यहाँ पे डिडक्शन किसको मिल रही है? इंडियन कंपनी को या पर्सन अदर देन कंपनी बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया। बिल्कुल सेक्शन 35D वाली लैंग्वेज है दोस्तों। फॉरेन कंपनी को ये डिडक्शन हम नहीं देने जा रहे हैं, नॉन रेजिडेंट को हम ये डिडक्शन नहीं देने जा रहे हैं। ये डिडक्शन हम देने जा रहे हैं इंडियन कंपनी को या रेजिडेंट को जो इंडियन रेजिडेंट है। क्लियर है बिल्कुल। ये डिडक्शन आपको मिलने जा रही है जो आपने प्रोस्पेक्टिंग एक्सट्रैक्शन में खर्चा किया है मिनरल्स के लिए 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगी, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगी। तो ये पहला सेक्शन आया है जिसमें 10 ईयर्स की बात हो रही है। अभी तक सब 5, चाहे 35D था हमारा, चाहे 35DDA था,
चाहे 35 DD था, सब में 5-5 साल में डिडक्शन मिल रही थी। दिस इज द सेक्शन, द फर्स्ट सेक्शन जिसमें 10 ईयर्स में डिडक्शन मिलने जा रही है। इसको ध्यान से सुनेंगे, छोटा सा प्रोविजन है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय असेसी at any time during the year of commercial production or any one or more of 4 years immediately preceding the year, वो आपके यहाँ कंसिडर किए जाएंगे। जिस साल में आपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की उस साल के खर्चे और उससे पिछले 4 सालों के खर्चे आपके यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर डिडक्शन। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ पे, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाया, मान लीजिए टोटल 10 लाख रुपया खर्च हो गया आपका। टोटल कितना खर्च हो गया? 10 लाख रुपये। अब ये 10 लाख रुपये आपको 1-1 लाख रुपए करके मिलना है 10 साल में। समझ रहे हैं मेरी बात को आप या नहीं? ध्यान से सुनिए, 10 लाख रुपए का टोटल खर्चा, सिर्फ सुनिए, पढ़िए मत प्लीज, सामने मत पढ़िए, सिर्फ सुनिए। 10 लाख रुपए का खर्चा आपने किया, आपको 1-1 लाख रुपए करके 10 साल में डिडक्शन मिलेगी। किस साल से? जिस साल कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। मान लीजिए उस साल आपने 80,000 रुपये कमाए, डिडक्शन कितनी है? 1 लाख रुपए। तो 20,000 जो आपका बच गया वो आपका इस साल का लॉस नहीं हो जाएगा। ये 20,000 आपकी नेक्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट बनती है 1 लाख रुपए, उसमें जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर की में कैरी हो गया 20,000, 1 लाख रुपए आपका नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल डिडक्शन अगले साल के लिए एलिजिबल होगी 1,20,000। अब अगले साल मान लीजिए आपने 1 लाख कमाया, तो 1 लाख घटा दो, 10 अभी भी बच गया, 10 को आगे कैरी कर लो और अगले साल की इंस्टॉलमेंट में ऐड कर लो। इस तरह से करते जाओ 10th ईयर तक। अगर 10 साल के बाद, 10वें साल के बाद कुछ अमाउंट फिर भी बच गई जो अमोर्टाइज नहीं कर पाए आप, बिकॉज द प्रॉफिट वॉज इनसफिशिएंट फॉर इंक्लूडिंग ऑल दोज 10 ईयर्स, तो वो जो आपकी डिडक्शन है वो लैप्स हो जाएगी। आपका वो लॉस किसी कहीं और से सेट ऑफ नहीं होगा, किसी और बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। एंड वेरी सिंपल, अगर आपने 10 लाख रुपया खर्च करके 10 साल में भी उसे रिकवर नहीं कर पाए तो आपने गड्ढा खोदा ही क्यों था? यस और नो? अब इस एग्जाम्पल को पढ़िए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन एंड इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर, वो है 10 लाख रुपये। 10 लाख की डिडक्शन 10 ईयर्स में मिलनी है, तो 1 लाख रुपए हर साल मिलेगी। इफ एनी प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट फ्रॉम माइनिंग बिजनेस is less than 1 lakh, the balance could not be claimed as deduction, will be allowed in the next year along with the yearly deduction of 1 lakh। समझ रहे हैं आप? इस तरह से जुड़ता जाएगा जो मैंने आपको समझाया। ध्यान रखना है, द इंस्टॉलमेंट विच कुड नॉट बी अलाउड कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड बियॉन्ड द 10th प्रीवियस ईयर, 10वें साल के बाद आगे नहीं जाएगी। ठीक है, डिडक्शन शैल बी अलाउड only from the mining business and not from any other business। क्लियर है बिल्कुल? उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 36, 37, then डिडक्शन कम टू एन एंड। फिर नेक्स्ट जो कंट्रोल है सेक्शन 40, 40A, 43B, 44AA, 44AB, 44AD, ADA, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए सेक्शन 37 के बाद एक्चुअल कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, और इट्स वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए सेक्शन 37, 37, 36, 37 करने के बाद सारी डिडक्शन हो गई और हम कंट्रोल पे पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट 1 और 2 डेज में, अभी तक आज 6th लेक्चर है हमारा, 6 घंटे भी हमने पढ़ा है, तो और 2 घंटे मैक्सिमम इसमें लगेंगे, तो 8 घंटे के अंदर बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट के साथ तैयार हो रहा है। और फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपके साथ जरूर करूंगा एक, सो दैट आप समझ पाएं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितना आसान है करना। आप बिना बात इस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डरते थे। ठीक है, तो विद दीज वर्ड आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।